माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर्स, प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय, ईएनईसी इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। व्याख्यान 57 इंटरफेसिंग। इस एडीसी के संचालन के लिए इस टाइमिंग डायग्राम पर नजर डालें तो यह स्वयं व्याख्यात्मक है इस CS लाइन की तरह। तो यह CS लाइन शुरू में हाई है, फिर कुछ समय बाद यह लो हो जाती है, तो यह हाई से लो ट्रांजीशन है। यह CS लाइन ADC के संचालन के लिए लो होनी चाहिए। फिर हम इस राइट लाइन पर एक पल्स देते हैं तो यह हाई से लो ट्रांजीशन करता है। उस समय जो भी एनालॉग वैल्यू होगा उसे सैंपल किया जाएगा और उसे कन्वर्जन के लिए लिया जाएगा और फिर यह कन्वर्जन करेगा, और जब कन्वर्जन खत्म हो जाएगा तो यह INTR वैल्यू जनरेट करता है। यह इंटरप्ट लाइन हाई से लो में ट्रांजीशन करती है। इस तरह कन्वर्जन पूरा हो गया है। फिर प्रोसेसर इस रीड बार लाइन को देता है। यह हाई से लो में ट्रांजीशन करती है, तो यह रीड बार लाइन दी गई है और फिर डेटा बस में डेटा उपलब्ध है, इसलिए हम इसे पढ़ सकते है। राइट बार लाइनों पर हमें एक पल्स देने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा है कि यह कन्वर्जन शुरू करने के लिए लो से हाई ट्रांजीशन की आवश्यकता होती है, इसलिए कन्वर्जन प्रारंभ बिंदु यहाँ नहीं है, कन्वर्जन प्रारंभ बिंदु यह है। तो इस बिंदु से आगे कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, तो उस लाइन पर हाई से लो ट्रांजीशन है। आगे हम एक और बहुत महत्वपूर्ण डेटा कन्वर्टर पर गौर करेंगे जिसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहा जाता है। अब तक हमने एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर को देखा था। वे एनालॉग डेटा का डिजिटल रूपांतर करने के लिए उपयोगी है, इसलिए यह मूल रूप से इंटरफ़ेस के इनपुट भाग के रूप में कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, कभी कभी हम कुछ आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना चाहते है। यदि एक पंखा है जो घूम रहा है और आप पंखे की गति को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो यदि आप डिजिटल रूप से ऐसा करना चाहते हैं तो माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर कुछ डिजिटल मूल्य का उत्पादन कर सकते हैं और यह डिजिटल मूल्य वास्तव में कुछ वोल्टेज के अनुरूप होता है जिसे पंखे के रोटेशन के लिए दिया जाना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो सकती है जिसके द्वारा इस डिजिटल सिग्नल को संबंधित एनालॉग मूल्य में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है ताकि इसे इस एनालॉग दुनिया में दिया जा सके। तो यह DAC डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर है, इसलिए वे डिजिटल पल्सेस को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं और DAC का रिज़ॉल्यूशन बाइनरी इनपुट की संख्या का एक फंक्शन है। तो यह 8 बिट DAC मिल गया है, तो रिज़ॉल्यूशन 1 अपॉन 2 पावर 8 होगा। इसलिए DAC 0808 जो उदाहरण हमारी चर्चा में आएगा उसे D0 से D7 इनपुट पर बाइनरी नंबर मिल गए हैं और इसे रेफरेंस करंट Iref में बदल दिया जाएगा और Iout रेफरेंस करंट के संबंध में है। तो उन D0 से D7 बिट्स की सेटिंग के आधार पर हम एक अलग करंट प्राप्त करेंगे। जैसे यदि ये सभी बिट्स 1 के बराबर है तो आपको Iref के करीब करंट मिल रहा है, तो यह Iref का 255 बाय 256 होगा। यदि उनमें से सभी 1 है तो आपको Iref का 255 बाय 256 मिल रहा है, तो यह फुल Iref वैल्यू के बहुत करीब है। दूसरी ओर यदि ये सभी बिट्स 0 है तो Iout 0 के बराबर होगा और यह करंट के लिए कुछ मध्यस्थ आउटपुट देता है, और जब आप उस करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसी डिजिटल वोल्टेज को प्राप्त करेंगे। तो यह इस संरचना द्वारा किया जाता है। तो हमें यह DAC 0808 मिला है, इसे ये डिजिटल इनपुट मिले हैं, कुछ रीड राइट लाइनें हैं और फिर हमें ये पोर्ट P 10 से 17 तक मिल गए हैं। तो वे पोर्ट है जिनके द्वारा आप इस DAC के लिए डेटा बिट्स फीड कर रहे हैं। आउटपुट एक करंट के रूप में उपलब्ध होता है और उस करंट को वोल्टेज में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यह रूपांतरण इस ऑप एम्प सर्किटरी द्वारा किया जाता है।
तो इस करंट को 5K रेजिस्टेंस मूल्य से गुणा किया जाएगा, तो आपको यहाँ वोल्टेज मूल्य मिलेगा जिसे आप एक ऑसिलोस्कोप में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार का वोल्टेज यहाँ आ रहा है, ताकि हम ऑसिलोस्कोप पर प्लॉट कर सकें। तो इस तरह हम इस DAC का उपयोग डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन के लिए कर सकते हैं। आइडियली इस करंट को वोल्टेज में बदलने के लिए हम आउटपुट पिन Iout को एक रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं। हालांकि यह त्रुटि का कारण बन सकता है, क्योंकि लोड का इनपुट रेजिस्टेंस जहां यह जुड़ा हुआ है आउटपुट वोल्टेज को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इस बिंदु पर हमें कुछ करंट Iout मिला है, तो मुझे यहाँ एक रेजिस्टेंस को सीधे कनेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वोल्टेज क्या है। तो हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मापना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो समस्या है वह यह है कि यह Iout लाइन है। तो मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस को जोड़ रहा हूँ और यह सर्किट में कुछ अन्य बिंदु को ड्राइव करने वाला है, तो यह कुछ अन्य डिवाइस से भी जुड़ा हुआ है और परिणाम स्वरूप डिवाइस इनपुट रेजिस्टेंस। तो डिवाइस इनपुट रेजिस्टेंस यह भी इसके साथ आ जाएगा। इस तरह से इस वोल्टेज का माप जो आपको मिल रहा है अकेले इस रेजिस्टेंस के कारण नहीं हो सकता है, यह कुछ अन्य लोडिंग रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है। इस तरह से त्रुटि आ सकती है। इसीलिए यह ऑप एम्प सर्किटरी पेश की गई है ताकि हम अगले डिवाइस को डीकपल कर सके, हम इस बिंदु को इस बिंदु से डीकपल कर सके। तो इस तरह से इस सर्किटरी का उपयोग किया जाता है। Iref आउटपुट करंट को ऑप एम्प से जोड़कर अलग किया जाता है। IC 741 ऑप एम्प जिसमें 5 किलो ओम का फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, तो इस तरह यह DAC आउटपुट से आउटपुट स्टेज को अलग कर देगा, तो यह उचित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सहायक है। इसके लिए प्रोग्राम बहुत सरल है। जैसे यदि आप कुछ स्टेयर स्टेप प्रकार का रैंप उत्पन्न करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो आइए इस प्रोग्राम को ट्रेस करें। तो शुरू में हमें क्लियर A मिला है, शुरू में A 0 के बराबर है और फिर MOV P1 A, तो MOV P1 A यह स्टेटमेंट इस A आउटपुट को इनपुट 0808 पर डाल रहा है, तो यह डिजिटल मूल्य में परिवर्तित कर देगा। तो आपको आउटपुट पर 0 मिलेगा, तो आपको आउटपुट पर एक 0 मिलेगा और फिर इस बिंदु पर मेरे पास A 0 के बराबर है और फिर यह A मूल्य बढ़ जाएगा, तो A मूल्य 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए जब यह A 0 के बराबर है, तो यदि मैं वेवफॉर्म को देखता हूँ, DAC आउटपुट को देखता हूँ, तो यह आउटपुट यहाँ 0 होगा और फिर मैं इस A को 1 से बढ़ाता हूँ, तो A 1 के बराबर हो जाता है और कुछ देरी के बाद मैं फिर से इस बिंदु पर कूद रहा हूँ, तो परिणाम स्वरूप यह 1 इस DAC के लिए आउटपुट होगा, तो DAC इसी वोल्टेज आउटपुट को रखेगा। तो यह डिजिटल मूल्य के अनुरूप वोल्टेज हो सकता है। अब इस तरफ मुझे टाइम और इस तरफ मुझे DAC आउटपुट मिला है, तो मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ समय बाद 1 डिले टाइम के बाद मेरे पास इस तरह का डेटा आउटपुट है, इसलिए 1 डिले टाइम के बाद आउटपुट में वृद्धि होगी, इसलिए यह कुछ इस तरह होगा। तो इस तरह से यह जाएगा, तो 255 टाइम के बाद I अधिकतम रहेगा, तो I अधिकतम पर रहेगा। तब क्या होगा, A रजिस्टर की सामग्री 255 है और फिर यदि आप इसे और बढ़ाते हैं तो यह मूल्य 0 पर रीसेट हो जाएगा। इसलिए वेवफॉर्म में मैं यह पाऊंगा कि यह ऊपर जाएगा, फिर यह इस तरह गिरेगा, फिर आउटपुट इस तरह जाएगा, फिर यह इस तरह गिर जाएगा, इस तरह से जाएगा, फिर यह इस तरह गिर जाएगा। हर 256 साइकिल यह 0 पर आ जाएगा, अन्यथा यह बढ़ रहा होगा। इसलिए इस विशेष DAC ऑपरेशन का उपयोग करके इस प्रकार का आउटपुट बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह स्टेयरकेस प्रकार का आउटपुट है जो उपयोगी हो सकता है।
आप इसे कुछ अन्य प्रकार के इनपुट के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप इसे इस तरह करते हैं कि एक बार मूल्य 0 से 255 तक पहुंच जाता है तो उसके बाद बढ़ने के बजाय I घटने लगेगा, इसलिए इसे घटाएं जब तक कि यह 0 न हो जाए, लेकिन यह एक स्टेप में नहीं होगा। तो DAC में एक डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन होगा, DAC की गणना में कमी होगी और फिर मैं 0 पर वापस जाऊंगा। तो उस स्थिति में आप बहुत आसानी से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म उत्पन्न कर सकते हैं। तो 0 से यह इस तरह से जाएगा, इसलिए एक बार जब काउंट वैल्यू 255 तक पहुंच जाता है तो अब आप इसे कम करना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। इस तरह जब यह 0 से नीचे आता है तो आप इसे फिर से बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर से इसे कम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर से एक और 255 काउंट, तो आप इसे घटाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ट्रायंगुलर वेव उत्पन्न कर सकते हैं। DAC का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वेव्स उत्पन्न की जा सकती है। इस तरह से यदि आप इन वेवफॉर्म जनरेटर को डिजाइन करने जा रहे हैं तो हम इस DAC का उपयोग कर सकते हैं। हम साइन वेव उत्पन्न करने के लिए थोड़ा और अधिक जटिल उदाहरण लेंगे। तो साइन वेव उत्पन्न करने के लिए आपको जो करना है वह यह है कि विभिन्न साइन वैल्यू के लिए आपको DAC के इनपुट के लिए इसी संबंधित काउंट को फीड करना होगा। तो यह इक्विवेलेंट वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें पहले एक तालिका की आवश्यकता है जिसके मूल्य 0 और 360 के बीच कोणों के साइन के परिमाण का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आप हाथ से एक तालिका बना सकते हैं। विभिन्न साइन वैल्यूज के लिए आप इसी परिमाण को देख सकते हैं। अब साइन मात्रा में ये मूल्य -1 से +1 की रेंज में, 0 से 360 डिग्री रेंज में अलग अलग होंगी। साइन मूल्य -1 से +1 तक भिन्न होता है, इसलिए उस तालिका में हम केवल पूर्णांक संख्याओं को संग्रहीत करेंगे। इसलिए हम साइन के केवल उन मानों को लेंगे जहां वोल्टेज मूल्य एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी सर्किटरी इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, यह केवल पूर्णांक संख्याओं का उपयोग करेगा। तो हम इस बात को इस तरह से करेंगे। तय की जाने वाली अगली चीज इस DAC के साइन वेव की फुल स्केल वैल्यू है। तो अगर आपको लगता है कि इस साइन वेव की पूरी रेंज 10 वोल्ट होनी चाहिए, तो क्या आप कुछ इस तरह की तलाश कर रहे हैं और मान लीजिए कि यह रेंज +5 से -5 है, तो यह रेंज 10 वोल्ट है, यह बिंदु 5 वोल्ट है, यह मिनिमम पॉइंट 0 वोल्ट है और यह मैक्सिमम पॉइंट 10 वोल्ट है। आपको 5 वोल्ट का DC ऑफसेट मिला है, तो इसके साथ हम इस 10 वोल्ट परिमाण की साइन वेव उत्पन्न कर रहे हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे इस विशेष समीकरण का पालन करना चाहिए कि Vout यह 5 वोल्ट प्लस 5 गुना साइन थीटा है, क्योंकि साइन थीटा -1 से +1 की रेंज में होगा। इसलिए जब यह -1 है तो आपको 0 मिलेगा और जब यह +1 होगा तो आपको मूल्य 10 5 प्लस 5 10 मिलेगा। तो हम यही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस साइन टेबल को लिखते हैं। इसलिए हम मूल्यों को 30 डिग्री के अंतर पर लेते हैं, जो कि 0 30 60 90 जैसे है, और फिर संबंधित साइन वैल्यू इस तरह है। इसलिए वोल्टेज आउटपुट के लिए यदि आप पिछले समीकरण से परामर्श करते हैं तो जब यह 0 होता है तो यह 5 वोल्ट है, जब यह 005 है आउटपुट 75 वोल्ट है, जब यह 60 डिग्री 0866 है तो वोल्टेज आउटपुट 933 है। तो आप क्या करते हैं, आप इस DAC काउंट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट मध्य में हो सकते हैं। इसलिए अगर यह मध्य में है तो मुझे फुल रेंज के आधे हिस्से को आउटपुट करना चाहिए। DAC की पूरी रेंज
0 से 255 है, इसलिए यह बीच में यहीं कहीं होना चाहिए। तो DAC 128 मूल्य का आउटपुट देगा। DAC का मूल्य 128 होना चाहिए, तो DAC आउटपुट में 5 वोल्ट के करीब मूल्य रखेगा। इसलिए यदि अगली बार आप आउटपुट मूल्य 75 वोल्ट जो कि 30 डिग्री साइन मूल्य के अनुरूप है को आउटपुट में चाहते हैं, तो आप DAC काउंट को 192 के रूप में रख सकते हैं। तो इसे 75 वोल्ट आउटपुट में परिवर्तित किया जाएगा। कुछ समय बाद यह साइन वैल्यू नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव के लिए यदि आप संबंधित सूत्र परामर्श करते हैं तो वोल्टेज आउटपुट 25 वोल्ट है और इसके लिए आवश्यक DAC काउंट 64 है, जो इस 128 का आधा 64 है। तो इस तरह से हम यह काम कर सकते हैं, हम काउंट वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह हम इसकी गणना करते हैं। DAC को भेजे गए मूल्य को खोजने के लिए विभिन्न कोणों के लिए हम Vout वोल्टेज को 2560 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि 256 स्टेप्स है जो फुल 10 वोल्ट रेंज को कवर करेंगे, यानी 256 10 वोल्ट को कवर करेंगे, तो प्रत्येक वोल्ट 25.6 स्टेप्स को कवर करेगा। 25.6 स्टेप्स को कवर किया जाएगा, इसलिए प्रत्येक 25.6 स्टेप्स परिवर्तन आउटपुट में 1 वोल्ट परिवर्तन में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप इस Vout वोल्टेज को 25.6 से गुणा कर सकते हैं पिछली तालिका में जो हमें मिली है। तो Vout को 25.6 से गुणा करने पर मुझे यह DAC आउटपुट DAC काउंट मिलेगा। तो इस तरह से यह निकटतम पूर्णांक लेता है, तो DAC आउटपुट पूर्णांक का इतना हिस्सा होगा। इस तरह से हम इस DAC मूल्य को संबंधित वोल्टेज में बदल सकते हैं और साइन वेव जनरेशन के लिए यह संबंधित प्रोग्राम है। मान लें कि यह तालिका एड्रेस 300 से संग्रहित की गई है। यह तालिका एड्रेस 300 से यहाँ संग्रहित की जाती है और फिर सभी मूल्य 128 192 को संग्रहित करते हैं। तो यह 0 से 30 डिग्री है, फिर वे सभी कोण, तो इस तरह इन्हें संग्रहित किया जाता है और फिर उनमें से प्रत्येक के लिए मुझे संबंधित वेव का उत्पादन करना होगा। इसलिए R2 रजिस्टर में हम काउंट वैल्यू रखेंगे ताकि हम यह कह सकें कि यह कितने स्टेप्स जाएगा। काउंट वैल्यू हमारे पास मौजूद स्टेप्स की संख्या है, जैसे यहाँ यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर से 13 वहाँ वापस आ जाएगा, तो यह 12 है। R2 काउंट वैल्यू को धारण करेगा। अब हम रजिस्टर A को क्लियर करते हैं और फिर MOV A@A+dptr, तो dptr इस तालिका का एड्रेस रख रहा है। ORG 300 स्टेटमेंट के द्वारा इस तालिका को मेमोरी एड्रेस 300 में स्टोर किया जाएगा। इस स्टेटमेंट द्वारा dptr को 300 मिला है और इस A रजिस्टर को क्लियर कर दिया गया है। तो मुझे A रजिस्टर पर पहला मूल्य 128 मिलता है। यह मूल्य हम पोर्ट P1 पर रखते हैं और परिणाम स्वरूप यह 5 वोल्ट का आउटपुट देगा। DAC को काउंट 128 मिलेगा, परिणाम स्वरूप DAC उस 5 वोल्ट का आउटपुट देगा। तो वेवफॉर्म चार्ट पर आप यहाँ कहीं भी होंगे। यह 5 वोल्ट है, यह 0 है और यह 10 है, इसलिए आप यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद हम इस DJNZ R2 को घटा रहे हैं, तो R2 को घटाया जाता है, यह 11 हो जाता है और फिर हम यहाँ वापस जा रहे हैं। तो हमने dptr को बढ़ाया है, इसलिए dptr अब इस ओर इशारा कर रहा है। तो अब उसी स्टेटमेंट द्वारा यह अगली साइन वेव वैल्यू को आउटपुट करेगा जो हमारे पास है। इसलिए यदि आप इस तालिका को देखते हैं तो अब हम इस 192 को आउटपुट करना चाहते हैं। 192 को आउटपुट किया जाएगा, तो अगला मूल्य 192 है। जब इसे आउटपुट किया जाता है तो हमें अगला वोल्टेज लेवल मिल रहा है जो कि 7.5 वोल्ट है। यह यहाँ कहीं होगा, तो यह इस तरह से बढ़ रहा होगा, तो इस तरह यह बढ़ेगा, यह इस बिंदु पर आ जाएगा,
तो यह स्टेप इस तरह है। इसलिए हम इस साइन वेव को अप्प्रोक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्रमिक स्टेप्स में यह इस 10 वोल्ट तक जाएगा और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्रमिक स्टेप्स में वह अप्प्रोक्सीमेशन किया जाएगा। इसलिए यदि आप उस विशिष्ट वेवफॉर्म को देखते हैं जो आपको मिलती है, तो इन सभी चीजों को करने के बाद यह कुछ ऐसा होगा। मुझे नहीं पता कि यह साइन वेव दिखता है या नहीं, लेकिन आइडियली यह कम या ज्यादा साइन वेव की तरह दिखता है। तो 0 के लिए आपको यह आउटपुट के रूप में मिला है, 30 डिग्री के लिए आपको यह आउटपुट मिला है, 60 डिग्री पर आपको यह आउटपुट के रूप में मिला है। तो आइडियली इस तरह से यह वेवफॉर्म को ट्रेस कर रहा है। तो यदि आप इस 5 वोल्ट लाइन को अपनी साइन वेव के 0 पॉइंट के रूप में लेते है, तो यह एक प्रकार की साइन वेव है। इस तरह हम साइन वेव का एक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप अपने स्टेप साइज को बेहतर बनाकर बेहतर काम कर सकते हैं, तो आप 30 डिग्री से कम स्टेप साइज ले सकते हैं। यहाँ समस्या है क्योंकि हम आउटपुट को 30 डिग्री की रेंज पर रख रहे हैं। XY हमें कुछ प्रकार का आउटपुट मिला है जिसे हम ऑसिलोस्कोप पर देखेंगे। यह किसी प्रकार का स्टेयरकेस होगा, लेकिन यदि आप यह कोण पर काम करते हैं 30 डिग्री के बजाय यदि आप 2 डिग्री के अंतराल पर लेते हैं, तो आपको बड़ी संख्या में आउटपुट प्राप्त हुए हैं और फिर यह आपकी साइन वेव का अनुसरण नजदीकी से करेगा। इस तरह से यह उपयोगी हो सकता है जब आप इस साइन वेव जनरेशन या किसी भी आर्बिट्ररी वेवफॉर्म जनरेशन के लिए जा रहे हैं। आप न केवल इस साइन वेव्स की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जहां भी वेवफॉर्म रिपीटेटिव प्रकार की है, तो आप माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर्स की मेमोरी में कुछ सैंपल मूल्य संग्रहित कर सकते हैं और फिर उन मूल्यों को DSP पिन में आउटपुट कर सकते हैं। तो यह अनुरूप एनालॉग मूल्य को आउटपुट करेगा और आप उस आउटपुट को स्कोप या किसी अन्य डिवाइस पर प्राप्त पाएंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस DAC को माइक्रोकंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर से जोड़ सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास इन DAC चिप्स की एक अलग रेंज हो सकती है जो उपलब्ध है। उनमें से कुछ बेहतर रिज़ॉल्यूशन कर रहे हैं। स्पीड महत्वपूर्ण फैक्टर में से एक है। तो इस तरह से हमारे पास विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। इसके बाद हम एक और बहुत अच्छे इंटरफ़ेस डिवाइस पर गौर करेंगे जिसे LCD या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। इसलिए वे LED से बेहतर है क्योंकि LED में समस्या यह है कि आपके पास बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। LED के साथ आपके पास केवल कुछ निश्चित पैटर्न हो सकते हैं, इसलिए आपके पास इस LED पर कोई भी मनमाना पैटर्न प्रदर्शित नहीं हो सकता है। केवल कुछ अंक, कुछ आंकड़े, कुछ संख्याएं, कुछ कैरेक्टर LED डिस्प्ले पर डाल सकते हैं, लेकिन यह LCD डिस्प्ले बहुत बेहतर है। आप इस पर कुछ ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं। तो यह उचित लाइन्स का चयन करते हुए संबंधित बिट्स को चालू करता है। तो इस तरह आप कुछ LCD इंटरफेसिंग प्राप्त कर सकते हैं जो LED से बेहतर होंगे और साथ ही इस LCD की कीमत कम हो रही है। तो हम LCD के बारे में बात कर रहे हैं। इस LCD की कीमतें भी कम हो रही है, तो यह बेहतर है। इसमें संख्याएं, कैरेक्टर और ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने की क्षमता है। सभी विभिन्न प्रकार की चीजें हम डिस्प्ले पर डाल सकते हैं और रिफ्रेशिंग कंट्रोलर LCD का हिस्सा है। तो LCD में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको LED की तरह डिस्प्ले को बदलने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी LED को चालू करते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यह नियंत्रित करने वाला माइक्रोकंट्रोलर बंद हो रहा है, तो मान लें कि यह माइक्रोकंट्रोलर LED पैनल को नियंत्रित कर रहा है। अगर यह LED पैनल है, यह विशेष LED पिन, LED बिट जो मेरे पास है, अब यह विशेष LED पिन, LED बिट जो मेरे पास है को लगातार इस लाइन द्वारा संचालित किया जाना है। तो अगर यह माइक्रोकंट्रोलर कुछ और कर रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस माइक्रोकंट्रोलर पोर्ट के अधिकांश बिट्स विभिन्न कार्यों में मल्टीप्लेक्स्ड है,
तो अगर ऐसा होता है कि माइक्रोकंट्रोलर इस विशेष पिन का उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहा है तो यह विशेष बिट अन्य उद्देश्य के लिए है, परिणामस्वरूप यह प्रदर्शन भी प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए पोर्ट P0 मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस के रूप में कार्य करता है, इसलिए यदि आप इसे कुछ LED मॉड्यूल प्रदर्शित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो LED मॉड्यूल की सामग्री समस्याग्रस्त हो सकती है। मान लें कि मैंने कुछ पैटर्न का आउटपुट दिया है और उसके बाद हम कुछ मेमोरी स्थान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरह सामग्री एक समस्या बन जाती है, उस LED पैनल की सामग्री मॉडिफाइड हो जाएगी, तो यह समस्या है। LCD के मामले में क्या होता है, LCD के अंदर एक समर्पित रजिस्टर होगा, तो LCD के अंदर कुछ रजिस्टर होंगे जहां यह उस पैटर्न को रखेगा जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, और परिणाम स्वरूप माइक्रोकंट्रोलर को LED पैनल को लगातार रिफ्रेश करने से राहत मिलती है। तो ये डिस्प्ले पैनल एक बार जब LCD के अंदर के रजिस्टर पर लिखा जाता है तो यह उस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करेगा, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह रिफ्रेशिंग कंट्रोलर LCD का हिस्सा है और प्रोग्रामिंग भी बहुत सरल है, केवल अगर कुछ बिट समान है, कुछ रजिस्टर समान है और फिर यह कंटेंट को लगातार प्रदर्शित करेगा। तो यही कारण है कि LCD इंटरफेसिंग बहुत लोकप्रिय हो रही है और कई LCD पैनल उपलब्ध है, वे अलग अलग क्षमताओं के साथ है और हम कुछ ऐसे पैनल, कुछ उदाहरण पैनल पर गौर करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले पर कुछ विशेष पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए उन्हें कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है।